हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम जो करने वाले हैं वो तो हमारा 2014 का पेपर है और ये पेपर पीजीटी हिंदी का पेपर है। तब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो यही वाला प्रिंट हमें मिला है इसका। तो चलिए, इसमें हम हिंदी का पोर्शन करेंगे अपना। 101 क्वेश्चन से हमारी स्टार्टिंग होगी। चलिएगा, देखिए यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। पीजीटी हिंदी ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है। यहाँ से सब्जेक्ट आपका स्पेसिफिक विषय जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक कौन था? कबीरदास जी के समय में दिल्ली का जो शासक था वो सिकंदर लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य कौन थे? वैष्णव भक्ति के जो प्रथम आचार्य थे रामानुजाचार्य सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103, तो तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? सबसे बड़ा आदमी कहा है स्मिथ ने। सही आंसर हमारा स्मिथ होगा। वापसी किसकी कहानी है? वापसी कहानी का जो सही आंसर होगा हमारा उषा प्रियंवदा की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, इत्यालम यह किसकी रचना है? इत्यालम रचना पूछी जा रही है कि किसकी रचना है? तो अज्ञे जी की रचना है इत्यालम। सही आंसर हमारा अज्ञे जी होगा। 106 क्वेश्चन है, कबीरा खड़ा बाजार में यह साहित्य की कौन सी विधा है? कबीरा खड़ा बाजार में साहित्य की नाटक विधा है। ये नाटक विधा है। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? प्रेमचंद जी का सह और मात नहीं है। सह और मात प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। बाकी निर्मला गोदान और सेवा सदन ये उपन्यास हैं। सह और मात किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव जी का। ये जो उपन्यास है वो राजेंद्र यादव का है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 108, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। तो जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है ये उदंत मातरण हिंदी का पहला समाचार पत्र। यहाँ देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर हमारा सही होगा। और पंडित जुगल किशोर जो है इसके संपादक थे। और ये उदंत मातरण का जो प्रकाशन हुआ था वो 30 मई 1826 में हुआ था। 1826 में 30 मई को ही हम पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो त्र जो शब्द है वो त के बाद आता है। देखिए अक्षय जो है यहाँ पर वो क के बाद आता है। अज्ञे जो है वो ज के बाद आता है। अज्ञे ज के बाद आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की जो संज्ञा दी है यहाँ पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। और आरंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था आरंभिक काल। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? वीर गाथा काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निशा निमंत्रण बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। सही आंसर हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 112, संतों ने नारी को किस रूप में देखा है? संतों ने नारी को जो है वो कामिनी के रूप में देखा है। सही आंसर कामिनी होगा। क्वेश्चन नंबर 113, कबीर का दार्शनिक चिंतन है। कबीर का दार्शनिक चिंतन बताना है तो अद्वैतवाद कबीर का दार्शनिक चिंतन है। कबीर की रचना का नाम बीजक है। और बीजक की जो रचना होती है वो कितने सन में होती है? वो 1464 में होती है। ठीक है, कबीर की रचना, कबीर अपनी बीजक जो रचना है हमारी वो 1464 में। ठीक है, टाइम पीरियड उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 114, सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखता है? सूरदास जी के पदों पर जो सर्वाधिक प्रभाव है वो हमें वल्लभ किसका दिखता है? सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव विद्यापति जी का दिखता है। सही आंसर विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 115, सरचन चट्टोपाध्याय को रूपांतरित करने वाली कालजयी कीर्ति है। तो कालजयी कीर्ति आवारा मसीहा किसने लिखा है इसको? विष्णु प्रभाकर ने। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने।
और इसमें जो है ना शरद चंद्र जी के जीवन की घटनाओं को लिया गया है, उनके जीवन पर आधारित ये लिखी गई है आवारा मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक जो है वो अरस्तु हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता पूछी जा रही है और ये होती है हमारी तटस्थता। समालोचना की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो तटस्थता है। क्वेश्चन नंबर 118, त्रिमासिक पत्रिका नहीं है। त्रिमासिक पत्रिका यहाँ पर कौन सी नहीं है? कल्पना। कल्पना त्रिमासिक पत्रिका नहीं है, ये द्विमासिक पत्रिका है और यह जो पत्रिका है कल्पना, इसका प्रकाशन होता है 1949 में। 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले हैं। कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले कौन हैं? हमारा जो सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, उर्दू से ही हिंदी का विकास हुआ है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि उर्दू से ही हिंदी का विकास हुआ है? ये सही आंसर किसका है? गारसदा तासी का। किसका है सही आंसर? गारसदा तासी का। गारसदा तासी ने कहा था कि उर्दू से ही हिंदी का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, हाँ, अदखिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? अदखिला फूल उपन्यास के जो लेखक हैं वे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सही आंसर हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। गोल्डस्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद किस नाम से हुआ है? तो एकांतवासी योगी के नाम से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? ये आप आंसर दे सकते हो क्योंकि कल की क्लास में हमने जो रिपोर्टाज पढ़े थे वहाँ पर भी मैंने आपको बताया लक्ष्मीपुरा इसका सही आंसर होगा। और लक्ष्मीपुरा किसने लिखा है इस रिपोर्टाज को? लिखने वाले कौन हैं? शिवदान सिंह चौहान जी। ये पहले लेखक हैं जिन्होंने रिपोर्टाज की रचना करी है और यह जो रिपोर्टाज है वो दिसंबर 1939 में, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज दिसंबर 1938 में एक रूपाप पत्रिका थी, रूपाप पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, अवधि के प्रथम कवि कौन है? अवधि के जो प्रथम कवि हैं वे मुल्ला दाऊद हमारा सही आंसर होगा। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? कुतुबन के गुरु का नाम है कुतुबन के पूरा क्वेश्चन देखिए, कुतुबन के गुरु का नाम मेहंदी बुरहान। सही आंसर मेहंदी बुरहान। क्वेश्चन नंबर 126, करुण रस को रसराज किसने माना है? करुण रस को रसराज किसने माना है? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 126 का जो सही आंसर है हमारा वो है भवभूति। भवभूति हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127, चिन्मय शब्द का सही संधि विग्रह क्या है? चिन्मय शब्द का सही संधि विग्रह होगा चित धन में, ता को ना हो जाता है। ठीक है, और ये 15 का नियम है। ये किसका नियम है? जब मैंने आपको संधि पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया था 15 का नियम यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है। रेडियो नाटक की सफलता किस पर अवलंबित रहती है? ध्वनि प्रधान संवादों पर। सही आंसर ध्वनि प्रधान संवादों पर। क्वेश्चन नंबर 129, ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो उत्तरी शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, संघ की राज्यभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की भाषा राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 343। क्वेश्चन नंबर 131, संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, मूल संविधान में उसमें 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं थी। और मूल संविधान में तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन फिर एक संशोधन होता है और उस संशोधन का नाम था 21वां संशोधन। 21वां
संशोधन जो कि होता है हमारा 1967 में। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। और अब जो हमारी भाषाएं हो जाती हैं ये 15 हो जाती है। मूल में 14 थी, 14 + 1 हो गई हमारी 15। इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है हमारा 71 में, 71वां संविधान संशोधन। एक हुआ 21 में, एक हुआ 71 में। ये जो संविधान संशोधन है 71 वाला, ये होता है 1992 में। इसमें हमने 3 भाषाओं को जोड़ा, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इसमें कितनी भाषाओं को? 3 भाषाओं को जोड़ा गया मूल संविधान में। 15 हो चुकी थी, यहाँ पर 1 जोड़ी, यहाँ फिर 3 जोड़ दी। फिर एक संविधान संशोधन होता है, इन दोनों को प्लस कर दो, 92वां संविधान संशोधन। और इस 92वें संविधान संशोधन में ये होता है 2003 में। 2003 में ये संविधान संशोधन होता है। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है भारतीय संविधान में। 15 और 3 18 यहाँ तक होती हैं, और 4 के बाद होता है 22। ये चारों भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और अब जो है मूल वर्तमान संविधान में हमारी 22 भाषाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। अभंग नामक छंद में सर्वप्रथम रचना करने वाले संत कौन है? अभंग नामक छंद में सर्वप्रथम जो रचना की थी वो नामदेव जी ने की थी, अभंग छंद में सर्वप्रथम रचना। क्वेश्चन नंबर 131। हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 134। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है वो 6ठी शताब्दी से, कब से आरंभ होता है? 6ठी शताब्दी से आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम लेखक माना है? मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ जी को हिंदी का प्रथम लेखक माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। काव्य भाषा के रूप में अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? काव्य भाषा के रूप में अवधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो चंदायन के रूप में मिलता है। सही आंसर होगा हमारा चंदायन। क्वेश्चन नंबर 137। अंतर्वेदी, अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीन नाम था? ये ब्रज का प्राचीन नाम था अंतर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। कौन सी रचना खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है? कौन सी रचना है जो कि खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है? वो खलबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 139। भाषा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? भाषा और विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन हमें बताना है। बोली, फिर विभाषा आई और फिर बनी भाषा। पहले बोली थी, फिर विभाषा और फिर बनी भाषा। तो हमारा जो सी आंसर है इसमें ये बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। 140 में यहाँ पे एक कथन है और एक कारण है, इसको पढ़ देंगे। हिंदी साहित्य भाषा का एक सामान्य लक्षण होता है कि वह सब बोलियों का महत्तम समापवर्ती होती है। और कारण क्या दिया कि उसके समन्वय, योगदान और सम्मिश्रण से साहित्यिक भाषा का विकास होता है। उपयुक्त वक्तव्यों में से कौन सा, वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? सही दोनों हैं, जो हमने पढ़ा ये दोनों ही हमारे सही है। कथन भी सही है हमारा, ये ठीक बात कही इन्होंने, और इसका कारण भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से विषम संयोजन है, विषम संयोजन बताना है हमें कि कौन अलग है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, ये ठीक है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में है। मगही बिहारी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी, मगही बिहारी, बघेली पश्चिमी, ये गलत है। इसमें डी जो है मालवी राजस्थानी ये हिंदी, ये भी ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर होगा विषम संयोजन यही होगा, क्योंकि बघेली इसमें नहीं आता। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। बघेली बोली का जो विकास होता है वो पूर्वी हिंदी में होता है। बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की हैं। छत्तीसगढ़ी और बघेली तथा अवधी, एक अवधी भी है इसमें। तो ये तीनों जो भाषाएं, बोलियां हैं हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। देवनागरी
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, राजभाषा का अर्थ क्या है? राजभाषा का अर्थ बताना है। राजभाषा का अर्थ होता है राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। सही आंसर, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 144, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। सही आंसर, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 145, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? इसमें बताना है हमें। सही आंसर हमारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 146, सोवियत संशोधन विधेयक के द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सम्मिलित हैं? तो ये बताना है कौन सी भाषाएं सम्मिलित की गई है। एक तो 100वां संविधान संशोधन नहीं है। 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये हुआ था 92वां संविधान संशोधन, जो कि मैं अभी बताया आपको। 92वां संविधान संशोधन, जो कि विधेयक 2003 में संविधान की अनुसूची में शामिल की गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं की गई थी। तो इनका ऑप्शन कौन सा यहाँ पर ठीक होगा? ये 4 नंबर, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 147 में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 147 में दिया गया है संस्थाओं का वरीयता क्रम बताना है। संस्थाओं का वरीयता क्रम बताना है कि कौन सी संस्था पहले आती है और कौन सी बाद में। तो सबसे पहले इनमें नागरिक प्रचारणी सभा आती है, जिसका टाइम पीरियड 1893 है, जिसका टाइम पीरियड 1893 है। दूसरे नंबर पर आती है हमारी हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन का टाइम पीरियड है 1910 हिंदी साहित्य सम्मेलन का टाइम पीरियड है। उसके बाद दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1918, इसका टाइम पीरियड 1918 है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का टाइम पीरियड 1936 ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये सही आंसर हमारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, शिव सिंह सरोज रचना का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 149, शिव सिंह सरोज रचना का संबंध इतिहास से है। ये एक इतिहास ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, हिंदी साहित्य का प्रथम विकास किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम विकास किसे माना जाता है? तो ये इसका 150 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सरहपा। प्रथम कवि, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? कवि होते हैं सरहपा जी। किसने माना था? राहुल शंकरतायन ने इनको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। इनके कई सारे नाम भी हैं, राहुल भद्र, सरोज वज्र, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, डिंगल शैली का प्रयोग किस में मिलता है? डिंगल शैली का प्रयोग किस में मिलता है? तो डिंगल जो शैली है हमारी, डिंगल शैली का प्रयोग मिलता है रासो साहित्य के अंतर्गत। सही आंसर हमारा रासो साहित्य होगा। क्वेश्चन नंबर 152, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो गोरखनाथ जी को हम यहाँ पर लगाएंगे। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। पौमचिरियो किसकी कथा है? पौमचिरियो में किसकी कथा है? तो ये बताना है पौमचिरियो के अंतर्गत किसकी कथा है। और ये अपभ्रंश की रचना है। पौमचिरियो स्वयंभू जी की रचना है। स्वयंभू इस रचना के रचनाकार हैं। इसके अंतर्गत राम की कथा का वर्णन किया गया है। अपभ्रंश में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि राम कथा का वर्णन किस रचना के अंतर्गत होता है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा पौमचिरियो, स्वयंभू की रचना। और स्वयंभू के पौमचिरियो को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। ये इनका एक अधूरा ग्रंथ है। स्वयंभू जी का पौमचिरियो अधूरा ग्रंथ है, इसको पूरा किया था इनके पुत्र त्रिभुवन ने। स्वयंभू के पुत्र का नाम है त्रिभुवन। पूछा जा सकता है कि पौमचिरियो को किसने पूरा किया था, या अपूर्ण ग्रंथ कौन सा है स्वयंभू का। ठीक है,
रिठ नेमी चिड़ियऊ, पोम चिड़ियऊ, ये इनके ग्रंथ हैं स्वयंभू जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 154। वज्रयान क्या है? वज्रयान क्या है? क्वेश्चन नंबर 54। वज्रयान क्या है? एक बौद्ध मत का क्या है? एक पंथ है वज्रयान। सही आंसर हमारा बौद्ध मत का एक पंथ होगा। क्वेश्चन नंबर 155। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासु को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासु को किस तरह का ग्रंथ माना है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 155 में पूर्णतः अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासु को पूर्णतः अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 हमारा, कानों में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु, जिसको हम बोलते हैं कनफटे योगी के नाम से भी बोलते हैं इनको, किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? बताइए। आपने पढ़ा होगा इसको ज़रूर, क्योंकि ये तो बच ही नहीं सकती चीज़ें। ये कथन ऐसी चीज़ हैं, ये नहीं बचेंगे। नाथ संप्रदाय से हैं ये। कनफटे योगी उन्हीं को बोलते हैं, बड़े बड़े छेद करके कानों में कुंडल धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। अमीर खुसरो के धर्म गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के धर्म गुरु को हमें बताना है कौन थे अमीर खुसरो के धर्म गुरु। सही आंसर हमारा निजाम ओलिया होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 158। मगहर स्थान का संबंध किससे है? मगहर स्थान का संबंध किससे है बताइएगा। सही आंसर क्या होगा इसमें? कबीर, सूरदास, तुलसी, जायसी। हमारा जो कबीरदास जी, ठीक है, कबीरदास जी सही आंसर होगा। और कबीरदास जी का मगहर में जो है मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी मगहर में इनकी मृत्यु? ये 1518 के अंतर्गत हुई थी। 1518 में कबीरदास जी की मृत्यु। और जन्म कहाँ पर हुआ था इनका? काशी में हुआ था। और बच्चन सिंह ने एक बात कही है इनके लिए, कथन बोला है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर ही है। कबीर की वाणी को पंचमेल, खिचड़ी, सदुखड़ी आदि नामों से जाना जाता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? इनको भाषा का डिक्टेटर कहा है या वाणी का डिक्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्था में कौन सी नहीं है? पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्थाओं में से कौन सी नहीं है, ये बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर होगा विरहा शक्ति। विरहा शक्ति इसमें हमारा सही होगा, ये नहीं है। बाकी रूपा शक्ति, लीला शक्ति और भावा शक्ति ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। कवितावली का मुख्य छंद क्या है? कवितावली का हमें मुख्य छंद बताना है और कवित सवैया इसका सही आंसर होगा। कवितावली के मुख्य छंद का कवित सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था? तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किया था रहीम ने। फारसी में अनुवाद किया था रहीम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकबर के दरबार से संबंधित था? तो अकबर के दरबार से थे गंग कवि संबंधित। इनमें से गंग कवि का संबंध था अकबर के दरबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 163 सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 164। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का जो वास्तविक नाम था वो था घनश्याम। सही आंसर घनश्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन 165। कौन सी रचना रस विवेचन से संबंधित है? कौन सी रचना है जो कि रस विवेचन से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि रहस्य, रस रहस्य, भाव विलास और अंग दर्पण, ये तीनों ही रचनाएं रस विवेचन से संबंधित हैं। रस रहस्य यहाँ पर मम्मट की रचना है। रस रहस्य मम्मट की है। और भाव विलास जो है वो देव की रचना है। भाव विलास देव की है। अंग दर्पण रसलीन की है। अंग दर्पण रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। बिहारी रीति काव्य की किस कोटि के कवि माने जाते हैं? रीति सिद्ध काव्य के माने जाते हैं। रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत आते हैं।
काव्यधारा के अंतर्गत बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, किसे कविराज शिरोमणि कहा गया है? किसे कविराज शिरोमणि कहा गया है? तो पद्माकर को कविराज शिरोमणि कहा गया है। सही आंसर पद्माकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, ललित ललाम ग्रंथ में क्या है? ग्रंथ में क्या है पूछा जा रहा है। ललित ललाम ग्रंथ के में क्या है? तो इसमें ये एक अलंकार विवेचन ग्रंथ है। ललित ललाम एक ग्रंथ जो है वो एक अलंकार विवेचन ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 169, राजा रवि वर्मा का क्षेत्र क्या है? राजा रवि वर्मा का क्षेत्र कौन सा है इसमें से? राजा रवि वर्मा का जो क्षेत्र है वो चित्रकला का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1900 में हुआ था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में हुआ था। कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो भारतेंदु जी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 177, वर्षा बिंदु भारतेंदु जी की रचना नहीं है। वर्षा विनोद भी है, अंधेरी नगरी भी है और फूलों का गुच्छा भी है, लेकिन वर्षा बिंदु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 172, कविता कामिनी किस कवि के लिए कहा गया है? कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 172 सही आंसर होगा नाथूराम शर्मा। सही आंसर नाथूराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, कवि और उपनाम में कौन सा विषम संयोजी है? कवि और उपनाम में कौन सा विषम संयोजी है? तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 173 का सही आंसर होगा हमारा डी, मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त, इनको कलाधर, ये विषम संयोजी है, ये कलाधर इनको नहीं कहा जाता। कलाधर किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। ये जो नाम है उपनाम जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है कलाधर। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिओद के नाम से भी जाना जाता है। गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही की उपाधि मिली और राय देवी प्रसाद को पूर्ण की उपाधि मिली है। राय देवी प्रसाद को पूर्ण की उपाधि मिली है। मैथिली शरण गुप्त को कलाधर नहीं कहा जाता। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को गुप्त कलाधर, ये इनका जो है ये विषम संयोजी। हमारा 4 आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 174 में देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य माना जाता है तो वो कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास ये मैं बता ही चुकी हूँ किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, खड़ी बोली को सम्मानपूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? खड़ी बोली को सम्मानपूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा 175 क्वेश्चन का श्रीधर पाठक जी सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 176, नई कविता के प्रवर्तक किसको माना जाता है? नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है डॉक्टर जगदीश गुप्त को। नई कविता का प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश गुप्त हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? तो यहाँ सही आंसर कौन सा होगा हमारा? रामधारी सिंह दिनकर की है ना। हाँ, 177 में हमारा परशुराम की प्रतीक्षा यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया ये इसी में बताई गई है परशुराम की प्रतीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 178, कौन रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं? रेखा चित्र विधा के जनक किसको माना जाता है? रेखा चित्र विधा का जो जनक माना जाता है बताइए किसको माना जाता है? यहाँ होगा पदम सिंह शर्मा को। रेखा चित्र विधा का प्रवर्तक या जनक माना जाता है पदम सिंह शर्मा जी को। हमारा राइट आंसर होगा। रिपोर्टाज के जनक कौन माने जाते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। रिपोर्टाज किस, अगला क्वेश्चन ही रिपोर्टाज से बना। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ये भी मैंने आपको बताया कि किस भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। कल जो मैंने रिपोर्टाज पढ़ाए थे आपको, वो छोटा टॉपिक है, उसमें ये चीज़ें हैं। आपको अगर क्लास नहीं मिले या कुछ भी हो, हालांकि मिल जाएगा आपको, चैनल पर डला हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं सेकंड टाइम भी आपको पढ़ा दूँगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है मैक्सिमम। रिपोर्ताज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका आएगा हमारा 180, क्वेश्चन नंबर 180,
रस के प्रथम शास्त्रीय विवेचन को किसने किया है? रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन को किसने किया था? किसने किया था रस का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन? ये किया था भरत मुनि जी ने। सही आंसर भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181। और छोटा करना पड़ेगा। हाँ जी, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181। घिग्गी बंध जाना किस रस का अनुभव माना जाता है? घिग्गी बंध जाना किस रस का अनुभव माना जाता है? जब हम किसी को देखकर बेहद ज़्यादा डरने लगते हैं और एकदम से हम कांपना शुरू कर देते हैं, तो ये किस रस का माना जाता है? ये भयानक रस का। जब हम भय हमारे अंदर आ जाता है, डर हमें लगता है, तो वहाँ पर घिग्गी बन जाना, शांत ना होना, एकदम से हल्की हल्की बदन में कंपन होना, ये बोलते हैं उसको घिग्गी बन जाना। क्वेश्चन नंबर 182 का क्वेश्चन है, दुखवाद को किसने माध्यम बनाया है? दुखवाद को किसने माध्यम बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा दुखवाद को शोपेनहावर ने इसको माध्यम बनाया है। क्वेश्चन नंबर 183। क्षय किसकी कहानी है? क्षय किसकी कहानी है? क्षय जो है वो मनु भंडारी की कहानी है। क्षय मनु भंडारी की कहानी है। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की तस्वीर तथा त्रिशंकु जो है ये, और त्रिशंकु क्या है? हमारी मनु भंडारी जी के द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 184। किस पत्रिका को पत्रकारिता में मील का पत्थर माना गया है? किस पत्रिका को माना गया है पत्रकारिता में मील का पत्थर? तो हंस पत्रिका को माना गया है। और हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने। कब किया था? कब? ये जो पत्रिका है हंस, ये 1930 में मासिक रूप से बनारस से प्रकाशित हुई थी। ठीक है। सरस्वती का मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि ये 900 में, इसका सही आंसर होगा हंस। ठीक है। ये 1900 में सरस्वती है। ठीक है। और 17 वर्षों तक करीब सारिका का कमलेश्वर ने किया था। सारिका का कमलेश्वर ने। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 185। अनुभूति योग का क्या अर्थ है? अनुभूति योग का अर्थ हमें बताना है। अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना अनुभूति योग का अर्थ होता है। अनुभूति योग का अर्थ अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना, ये होता है। सही आंसर हमारा यही होगा। क्वेश्चन नंबर 186। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कौन से 2 भेद माने हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कल्पना के कौन से 2 भेद माने हैं भाई? इन्होंने माना है विधायक और ग्राहक। ठीक है। विधायक और ग्राहक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हीं को कल्पना के 2 भेद माना है। और वे कहते हैं कि कवि जो है वो विधायक कल्पना अपेक्षित होती है। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक कल्पना होती है। ठीक है। श्रोता या पाठक के लिए ग्राहक कल्पना बोला है और कवि के लिए उन्होंने विधायक कल्पना को बोला है। 187 उत्पाद किनका उद्धतवाद किनका है? उद्धतवाद किनका है? तो उद्धतवाद जो है लोनजाइन्स का है। उद्धतवाद क्या है? लोनजाइन्स का है। लोनजाइन्स का सिद्धांत है ये। उद्धतवाद का जो सिद्धांत दिया है लोनजाइन्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188। माध्यम पत्रिका के संपादक हैं। माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है? माध्यम पत्रिका का जो संपादन किया था वो सत्यप्रकाश मिश्र जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189। प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है? प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है? तो ये जो टीका है वो सिद्धांत कौमुदी की है। प्रौढ़ मनोरमा, एक मिनट रुकिएगा, ये यहाँ शायद थोड़ी मिस्टेक हो गई। हाँ नहीं, सही है। प्रौढ़ मनोरमा जो है वो सिद्धांत कौमुदी की टीका ही है। ठीक है। सही आंसर है हमारा। मुझे लगा थोड़ा गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं है, वो सिद्धांत कौमुदी हमारा ठीक आंसर होगा। और इसमें हम अगर देखा जाए सिद्धांत कौमुदी के जो रचयिता हैं वो भट्टोजी दीक्षित हैं। भट्टोजी दीक्षित।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टाध्यायी हाँ, अष्टाध्यायी का यहाँ पर पाणिनि होगा, अष्टाध्यायी का पाणिनि होगा। और हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वे किशोरी लाल वाजपेयी हैं। तथा ये जो भाषा चंद्रोदय है, भाषा चंद्रोदय कृष्ण मिश्र की पुस्तक है, भाषा चंद्रोदय कृष्ण मिश्र की पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 190, तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? तार सप्तक की बात हो रही है जो फर्स्ट टाइम आया था, जिसका नाम ही तार सप्तक है। तार सप्तक में पूछा जा रहा है कौन सा कवि नहीं है, तो केदारनाथ अग्रवाल जी इसके कवि नहीं हैं। इसमें तार सप्तक जिसका प्रकाशन होता है 1943 को, फिर दूसरा तार सप्तक आता है, दूसरे तार सप्तक का 51 में होता है, तीसरे तार सप्तक का 59 में, और चौथे तार सप्तक का जो है वो 79 में होता है प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 191, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा सोबती की कृति कौन सी है? किस कृति पर कृष्णा सोबती जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो है हमारी जिंदगी नामा, जिंदा रुख के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सतीशर को कौन सा सम्मान मिला? कथा सतीशर को कौन सा सम्मान मिला है? कथा सतीशर को व्यास सम्मान मिला है, कथा सतीशर को एक व्यास सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 में लिखा है कि सन 2006 को किस कवि की जन्मशती है? 2006 को किस कवि की जन्मशती थी, है नहीं थी? सन 2006 को किस कवि की जन्मशती थी? तो ये हमें बताना है। इसका जो सही आंसर होगा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का होगा। और महादेवी वर्मा का जो जन्म है कब माना जाता है? 1906 में हुआ था, ठीक है। इसीलिए 1906 में हुआ था, और फिर 2006 में इनके जन्मशती इसलिए थी क्योंकि इनके जन्म को पूरे 100 साल हो चुके थे, 100 वर्षों का समय हो गया था, ठीक है। फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, महादेवी वर्मा जी का, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। और इनकी जो डेथ होती है वो होती है 1989 में, 1989 में। 1906 से ये कब तक रही थी? 1989 नहीं, 87 में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, कौन हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे? कौन थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक? हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक माना जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 195, चतुर्थ वर्ग का तात्पर्य क्या है? चतुर्थ वर्ग का तात्पर्य 195 क्वेश्चन नंबर हमारा, इसका तात्पर्य है धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। यही चतुर्थ वर्ग है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सही आंसर हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 196 में दिया गया है कि सूरसागर की रचना का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है? सूरसागर की रचना का मुख्य आधार बताना है, कौन सा ग्रंथ माना गया है? सूरसागर की जो रचना की थी वो की थी भगवत पुराण के आधार पर, ठीक है, भगवत पुराण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 197 है निम्नलिखित में से किसकी मातृभाषा गुजराती थी? मातृभाषा बतानी है किसकी, गुजराती थी। क्वेश्चन नंबर 197 में कृष्णदास की जो मातृभाषा है वो गुजराती थी। अष्टछापी कवि थे कृष्णदास जी और इनकी भाषा गुजराती थी। कृष्णदास जी का जो जन्म हुआ था वो चिल्लोतर गाँव, एक गुजरात में एक जगह है चिल्लोतर, वहाँ पर हुआ था। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी, ठीक है। और ये कुनबी जाति के थे। ये किस जाति के थे कृष्णदास जी? कुनबी जाति के थे। कुनबी इनकी क्या थी? कुनबी इनकी जाति थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उसे उगम होता है, तो उससे उगम पूछा गया है, उद्गम होता है, होगा उससे उगम होता है किसका, ये हमें बताना है। उद्गम होगा, यहाँ पर उगम लिखा हुआ है। तो सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उससे उगम किसका होता है?
उससे होता है ज्ञान का उद्गम। ठीक है, ज्ञान का उद्गम उससे होगा। और अगला क्वेश्चन अब हमारा आ गया 199। विगत अनुभवों पर आधारित होकर भविष्य का दिशा दर्शन देने वाला। विगत अनुभवों पर आधारित होकर भविष्य का दिशा दर्शन देने वाला कौन होगा भाई? भविष्यवाणी करने वाला, भविष्य का जो दिशा दर्शन देगा वो कौन होगा? वो भविष्यवाणी करना ही तो होगा, उसको भविष्यवाणी करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 200। किसी भी विषय पर एक तत्कालीन आख्यान जिसके प्रमाणीकरण ना हो, किसी भी विषय पर एक तत्कालीन आख्यान जिसके प्रमाणीकरण ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कल्पना कहते हैं। जिसके तत्कालीन आख्यान जिसके कोई प्रमाणीकरण ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे? कल्पना ही तो कहेंगे। नेक्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर पूरा पेपर हमने कर लिया 100 क्वेश्चन का, जो कि 2014 में आया था। जो कि कब आया था? 2014 में। ये 2014 का पेपर है। ठीक है, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो इसको। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं एक और अच्छा क्लास आपके लिए लाने की। हमने कई सारे आपको DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए हैं और काफ़ी सारे कराने वाले हैं नेक्स्ट क्लासों में। तो पसंद आए तो बस लाइक शेयर करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और क्लास में।